कई बार ऐसा भी होता है कि जब एलोपैथी इसमें हेल्प नहीं कर सकती तो हम कैसे हेल्प कर पाए। तो ऐसा ही एक केस है मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अधिकतर ऐसा भी देखा जाता है कि जो जेनेटिक डिजीज होते हैं उसमें भी हम लोगों का रोल बहुत बढ़िया होता है, लेकिन उसको रियलाइज करने की बात है कि हम जेनेटिक जो म्यूटेशन वाले केसेस हैं उसके अंदर कितना हम हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, कितना हेल्प कर सकते हैं। उससे ज्यादा ये जरूरी है जानना कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम उसके अंदर जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो ये केस है मस्कुलर डिस्ट्रोफी का। ये केस है मस्कुलर डिस्ट्रोफी का। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या चीज होता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक तरीके का जेनेटिक डिजीज है जहां पर ये एक रेयर न्यूरोमस्कुलर डिजीज है। रेयर न्यूरोमस्कुलर डिजीज का मतलब कि ये आमतौर पर ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अब इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिकली और क्लिनिकली हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिजीज है जहाँ पर नर्व्स और मसल्स, खास करके मसल्स, ये प्रोग्रेसिवली वीक होते हैं और फिर ये मसल्स डेड हो जाते हैं। तो muscular dystrophies are genetically and clinically heterogeneous group of rare neuromuscular disease that cause progressive weakness and breakdown of skeletal muscles over time। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये जो मसल्स होते हैं, इन मसल्स के जो सेल्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, ये अपने आप ही डेड हो जाते हैं। सो मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता क्यों है? तो दीज आर कॉज्ड बाय म्यूटेशंस इन द जीन। जीन्स जब अपने आप में कोई म्यूटेशन कर लेता है तब इस तरह का प्रॉब्लम आता है। यूजुअली ये वो जीन्स होते हैं जो मसल प्रोटीन बनाने के काम में आते हैं। एक प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन। ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मसल्स को लाइव रखने के लिए, मसल्स को उनका स्ट्रेंथ देने के लिए। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो इस प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उन्हीं जीन्स में जब म्यूटेशन हो जाता है तब इस तरह की दिक्कतें आती। दीज म्यूटेशंस आर आइदर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स और मे अकर स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। तो ये जो म्यूटेशंस होते हैं या तो ये पेरेंट्स से आए हुए होते हैं या फिर ये स्पॉन्टेनियसली, मतलब ऑल ऑफ अ सडन किसी घटना के कारण लाइफ के शुरुआती दिनों में वो म्यूटेशन हो सकता है। तो क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल? जो बुक्स कहती है देयर इज नो क्योर फॉर एनी डिसऑर्डर फ्रॉम मस्कुलर डिस्ट्रोफी ग्रुप। तो इस तरह का इस डिजीज के लिए कोई क्योर नहीं है, हाँ सिम्टोमेटिक रिलीफ जरूर दे सकते हैं। अब हम बात करें डंकल्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी की। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के ढेर सारे प्रकार है, जैसे एक है बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक हम देख ही रहे हैं डंकल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और भी दो चार प्रकार है इसके, लेकिन हम लोग फोकस कर रहे हैं डंकन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी में। जितने भी डिस्ट्रोफीज है, डिजीज मस्कुलर डिस्ट्रोफीज, उन सब में जो सबसे ज्यादा सीवियर है वो है डंकन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसको हम डीएमडी भी कहते हैं। इसकी खास बात ये है कि ज्यादातर ये बॉयज को अफेक्ट करता है। मसल जो वीकनेस है वो लगभग 3 से 4 साल की उम्र में शुरू होता है और धीरे धीरे ये और ज्यादा वर्स होते चला है। मसल लॉस होता है खास करके थाइज और पेल्विस एरिया, उसके बाद आर्म्स में, और उसके बाद रेस्पिरेटरी मसल्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो पहला इसका मसल्स का वीकनेस शुरू होता है वो थाइज में होगा, पेल्विस में होगा। तो जो कंप्लेन्स आएंगे पेशेंट की, तो जनरली इसमें कोई फिजिकल कंप्लेन ऐसा सच नहीं आएगा, लेकिन पेशेंट ये बताएगा कि चलते चलते गिर जा रहा है, या चलने में पैर लड़खड़ा जा रहा है, अपने आप ही पैर मुड़ जा रहा है, इस तरह के कंप्लेन्स आएंगे। या इसको उठने में या चलने फिरने में कठिनाई होती है। ये इतना सीवियर होता है कि बाय द टाइम कि वो बच्चा 12 साल का हो, उस एज तक आते आते हो सकता है कि बच्चा कंप्लीटली बेड रिडन हो जाए और वो चलने फिरने की हालत में ना रहे। तो ये जो डिसऑर्डर है डंकन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये बेसिकली एक एक्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का यानी, क्योंकि फीमेल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं, तो फीमेल्स में अगर ये होगा भी तो वो रिसेसिव है, यानी छुपा हुआ है, तो उनमें वो दिखाई नहीं देता। लेकिन बॉयज के अंदर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, और अगर उस बॉय के अंदर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन पहुंच गया जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी का म्यूटेशन हुआ है, तो उसको ये चांसेस होते हैं। इसीलिए ये फीमेल्स में कम और बॉयज में ज्यादा दिखाई देता है। अबाउट 2/3 ऑफ केसेस, यानी 2/3 केसेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम अ पर्सन्स मदर। ये माँ से मिलते हैं बच्चों को।
क्यों माँ से मिलते हैं? सिंपल है ना, क्योंकि मदर के पास केवल एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स ही हैं और वो अपने बच्चों में केवल एक्स क्रोमोसोम ही दे सकती है। तो 2/3 से ज्यादा जो केसेस होते हैं उसमें मदर से ये ट्रांसमिट होता है और अपने जो मेल बॉय होगा उसके अंदर चला जाता है। वाइल 1/3 ऑफ केसेस आर ड्यू टू न्यू म्यूटेशन, जिसमें 1/3 ऐसे हैं जिसमें नया म्यूटेशन हो सकता है जो प्रेगनेंसी के दौरान या मदर से ना मिला। इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन फॉर द प्रोटीन डिस्ट्रोफिन। तो जैसे कि मैंने बताया, ये डिस्ट्रोफिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उसको बनाने वाले जो जीन्स होते हैं उन जीन्स में जब म्यूटेशन हो जाता है तब इस तरह की दिक्कत आती है। तो डीएमडी उस डिस्ट्रोफिन जीन के म्यूटेशन की वजह से आती है। अभी डिस्ट्रोफिन का काम क्या होता है? अच्छा, ये सेंटेंस देखिए, म्यूटेशंस कैन बी आइदर इनहेरिटेड और अकर स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग जर्म लाइन ट्रांसमिशन। तो ये या तो खानदानी इसमें चला आ रहा है जेनेटिक्स में, या जर्म लाइन ट्रांसमिशन के दौरान कुछ म्यूटेशन होने की संभावना होती है। जर्म लाइन ट्रांसमिशन का मतलब जब जब बेबी वूम्ब में होता है उस समय, या जब जब प्रेगनेंसी रहती है उस समय कुछ न कुछ म्यूटेशन होने की संभावना रहती है। तो डिस्ट्रोफिन क्या करता है? ये मसल फाइबर को उसका शेप देता है, उसका स्ट्रेंथ देता है और ये उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जब ये डिस्ट्रोफिन एब्सेंट हो जाता है, डिस्ट्रोफिन बन ही नहीं पा रहा है, या यूं कहूँ कि वो डेफिशिएंट कंडीशन में है, तो जो एक्सेस कैल्शियम होता है जो जनरली अंदर नहीं घुस सकता स्केलेटल मसल्स के अंदर या किसी भी मसल्स के अंदर, वो अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। वो वहां जाके क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया को स्वोलन अप कर देगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी देने वाले जो सेल्स होते हैं उनको वो उनके अंदर स्वेलिंग पैदा कर देगा और फिर धीरे धीरे वो बर्स्ट हो जाएगा। एक बार जब वो माइटोकॉन्ड्रिया बर्स्ट हो गया तो वहां पर एनर्जी प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि वहां पर एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का प्रोडक्शन हो जाएगा एंड देन ये जो सेल्स होते हैं ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाए। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जहाँ पे सेवरल पाथवेज होते हैं, बहुत सारे वहां पर प्रोसेस होते हैं जो अभी तक क्लियरली पता नहीं है कि कैसे ये होता है। बट इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मसल सेल होते हैं ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, इनके अंदर नेक्रोसिस चालू हो जाता है और फिर वहां पे एडिपोस टिश्यू आ जाते हैं, यानी फैट आ जाता है, यानी मसल्स खत्म हो गए और वहां पे फैट ने उस मसल की जगह पर अपना स्थान बना लिया। तो ये डंकन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी में ये होता है। सिंपल है कि वहां पे कुछ ना कुछ म्यूटेशन होता है। तो अब इसको पढ़ के हमको क्या समझ में आता है? इसको पढ़ के हमको ये समझ में आता है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जर्म लाइन ट्रांसमिशन में म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं, यानी जब बेबी वूम में होगा उस वक्त। इसका कोई क्योर नहीं है एज सच। दूसरी बात, अगर हमको केस टेकिंग करना हो, इस तरह का कोई अगर हमारे पास केस आए तो हमको कहाँ पर फोकस करना है? तो अगर हमको केस टेकिंग करना हो, कोई भी जेनेटिक केस, सिर्फ ये डंकन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी अगर जेनेटिक डिसऑर्डर वाला केस अगर हमारे सामने आता है तो वहां पर हमारा केस टेकिंग का फोकस होना चाहिए कि हमको प्रेगनेंसी हिस्ट्री या बर्थ हिस्ट्री हमको देखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई ट्रॉमा था क्या, प्रेगनेंसी के दौरान कोई एंजाइटी, कोई फियर, किसी तरीके का कोई गिल्ट, कोई ग्रीफ, कोई एंगर या कुछ फैमिली इश्यूज कुछ थे क्या। क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी हिस्ट्री होगा यही हमको रास्ता दिखाएगा, वहां पर हमको कॉज मिलेगा। आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था एफोरिज्म नंबर 5। एफोरिज्म नंबर 5 में जब क्रॉनिक डिजीज की बात आई थी तो वहां पर ये कहा गया था कि वी नीड टू लुक आउट फॉर फंडामेंटल कॉज। तो ये फंडामेंटल कॉज क्या होंगे? जो भी प्रीडोमिनेंट फियर्स या प्रीडोमिनेंट एंजाइटी या प्रीडोमिनेंट चीज रहा होगा उनके पूरे पूरे प्रेगनेंसी के दौरान, हमको उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो किसी भी तरीके के जो जेनेटिक म्यूटेशन वाले केसेस होते हैं या जो जेनेटिक या यूं कहें जो पैदाइशी जो बीमारी लेकर आते हैं, उन सब में हमको फीमेल की प्रेगनेंसी हिस्ट्री हमको खंगालनी पड़ती है। फीमेल की प्रेगनेंसी हिस्ट्री के दौरान जैसा भी माहौल उसने फेस किया है, जो कुछ भी फीलिंग्स उसने उस समय सहे हैं, उन सबको हमको समझना चाहिए, उन सबको हमको इंक्वायर करना चाहिए। तो अगर ये डंकन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी है तो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है? इसके डायग्नोसिस करने के लिए डीएनए टेस्टिंग होता है, इसमें प्रॉपर वो जो डीएमडी स्पेसिफिक या मस्कुलर डिस्ट्रोफी स्पेसिफिक जो जीन्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है।
जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब होता है जब प्रेगनेंसी के दौरान ही दोनों पेरेंट्स का ये किया जा सकता है, जेनेटिक मैपिंग किया जा सकता है, जिससे कि अगर इस तरह का कोई संभावना है तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। मसल बायोप्सी, अगर बेबी आ चुका है या कोई पेशेंट सफर कर रहा है तो बस ये कंफर्म करने के लिए कि ये मसल्स का ही प्रॉब्लम है, नर्व्स का प्रॉब्लम नहीं है, मसल बायोप्सी किया जा सकता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोमायोग्राफी किया जा सकता है, जहां पर हम ये देख सकते हैं ये नर्व्स का प्रॉब्लम है या मसल्स का प्रॉब्लम है। तो मसल्स का अगर वीकनेस हमको इलेक्ट्रोमायोग्राफी में दिखता है तो फिर दैट मीन्स वो श्योर हो जाता है कि ये मसल्स का ही प्रॉब्लम। एंड देन एक बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है, बाकी के जो टेस्ट है वो तो कुछ महंगे होंगे, लेकिन ये बहुत ही मिनिमल कॉस्ट वाला टेस्ट है, जिसको हम कहते हैं CPK टोटल। आप इसको क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज टोटल कह सकते हैं, CPK कह सकते हैं, कई लोग इसको क्रिएटिन काइनेज भी कहते हैं। तो CPK टोटल ब्लड के अंदर इसका लेवल देखा जाता है। तो हमको जनरली ये CPK टोटल जो होगा ये बहुत ही ज्यादा रेज्ड दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा रेज्ड दिखाई देता है, हाईली रेज्ड होता है। उसी से हम ये डायग्नोज कर पाते हैं कि इस पेशेंट को मस्कुलर डिस्ट्रोफी का प्रॉब्लम है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे केस पर। तो हमको बेसिकली पता लग चुका है, एक क्लिनिकल साइन भी है जिससे कि हम समझ सकते हैं, उसको कहा जाता है गोवर साइन। गोवर्स साइन से भी हमको पता चलता है कि अगर किसी पेशेंट को डिस्ट्रोफी है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, तो वो हम उस पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप बैठ कर उठिए। तो जब वो उठने लगता है तो बिना जमीन का सपोर्ट लिए पहले जमीन पर सपोर्ट लेगा, फिर अपने घुटनों पर लेगा, फिर अपने कमर पर सपोर्ट लेगा और फिर वो खड़ा हो जाएगा। तो बिना इन तीनों सपोर्ट के वो खड़ा नहीं हो सकता। इसको कहा जाता है गोवर्स साइन। तो गोवर्स साइन भी हमको पॉजिटिव देखने को मिलता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन के दौरान। अब हम आ जाते हैं हमारे केस पर। तो ये एक 15 साल का बच्चा है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे केस पर। ये एक 15 साल का बच्चा है जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। इन्होंने मुझे रिपोर्ट किया था समवेयर अराउंड 23 नवंबर 2008, ये 18 नहीं 2017 के आसपास इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। उनके साथ उनकी मदर और एल्डर सिस्टर आई थी। एल्डर सिस्टर शी इज ऑल्सो डॉक्टर और मेरे क्लिनिक में वो मुझे असिस्ट करती थी। हिज मेन कंप्लेंट्स वेयर, जो मेन प्रॉब्लम था इस बच्चे का वो था डिफिकल्टी इन वॉकिंग, फ्रीक्वेंट टेंडेंसी फॉर फॉलिंग वाइल वॉकिंग, चलते चलते गिर जाना है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स ऑफ राइट थाई जो था वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, पतला होता जा रहा, एंड वॉकिंग ऑन टोज, और टोज के ऊपर वो चल रहा है। अपना जो तलवा होता है वो जमीन को टच नहीं कर रहा, टोज के ऊपर चलता है तो वो थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है। तो ये उसके चीफ कंप्लेंट थे। बाकी कोई मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री ऐसा कोई खास नहीं था। केवल एक हिस्ट्री ऐसा मिला था कि 7 इयर्स की एज में कुछ बर्न इंजरी हो गया। लेकिन जब हमने उसको एग्जामिन किया, गोवर्स साइन वाज पॉजिटिव। गोवर्स साइन वहां पर हमको पॉजिटिव दिखा। तो गोवर्स साइन का एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये आप लोग देखिए गोवर्स साइन क्या होता है। ये वीडियो आप लोग, आप देखिए बच्चा बैठा हुआ है, जब उठता है तो कैसे उठता है, पहले जमीन को सपोर्ट लिया, फिर उसने अपने घुटने पर सपोर्ट लिया और फिर वो खड़ा हो पाए। ये वीडियो आप लोग वापस देखिए। कोई भी बच्चा जब इस तरीके से खड़ा हो पाए बिना जमीन का सपोर्ट लिए, बिना अपने घुटने पर सपोर्ट डाले, तो वो प्रॉब्लम में है, उसकी मदद करनी चाहिए। तो गोवर्स साइन हमको उस बच्चे में भी पॉजिटिव मिला। ये उस बच्चे का केस नहीं है, ये मैंने आप लोगों को सिर्फ एजुकेट करने के लिए वीडियो का इस्तेमाल किया। इसका जब बर्थ हिस्ट्री पूछा गया, मैंने जैसे कि बताया कि हमको बर्थ हिस्ट्री में जाना चाहिए कि डिलीवरी के वक्त कोई प्रॉब्लम हुई थी। तो बर्थ हिस्ट्री में ये पता लगा कि ही डिड नॉट क्राई एट बर्थ, उसको रिससिटेट किया गया और कुछ सेकंड्स, यानी कुछ सेकंड्स के बाद ये रोया। बर्थ वेट जो था अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलो का था। डिलीवरी 20 डेज डिलेड थी। तो मैंने पूछा कि ये डिलीवरी 20 दिन आगे क्यों चली गई, क्या प्रॉब्लम हुआ था, कोई दिक्कत थी जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा था, इतना लेट क्यों किया गया। जनरली क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हम समझते हैं, लेकिन 20 दिन ऊपर जाना मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ ऊपर चला गया। यानी 9 महीने में होने वाला बच्चा 10 महीना क्रॉस कर गया। तो ये थोड़ा सा सस्पिशन है। तो हमने उनका प्रेगनेंसी हिस्ट्री पूछा कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान क्या प्रॉब्लम। तो उन्होंने बताया, मदर सेड इस प्रेगनेंसी से पहले 3 लड़कियां थी, तो हमेशा सोचा करती थी कहीं इस बार भी लड़की ही ना हो जाए। टेंशन रहता था, अनजाना सा डर लगा रहता था
पूरे प्रेगनेंसी में यही डर सताता था कि लड़की ना हो जाए। 9 महीने मेरे पूरे ऐसे ही। फिर 9th मंथ में एक इंसिडेंस हुआ कि 9th मंथ में मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। माँ के इंतकाल से सदमा लग गया था। मैं सदमे में चली गई। 4 से 6 दिन तक तो खाना भी नहीं खाया। बाद में दूसरे लोग जबरदस्ती खिलाते थे। सब रो रहे थे, मैं रोई भी नहीं थी। फिर जब रोती थी तो बच्चा ऊपर आ गया, ऐसा लगता था कि बच्चा ऊपर आ गया जब मैं रोई तो। और दर्द होने लगा। डॉक्टर ने बोला कि इसकी वजह से डेट आगे चली गई है। बाद में पेन्स ही नहीं आते थे। 20 दिन ऊपर जाने के बाद पेन आने का इंजेक्शन दिया दर्द होने के लिए, तब पेन्स आए और फिर डिलीवरी हुई। यानी इस सदमे की वजह से इनको वो पेन ही नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट, मदर का ओपिनियन क्या था? मैंने बच्चे के नेचर के बारे में जब जानना चाहा तो बात नहीं सुनता, चिड़चिड़ा जाता है, उल्टा जवाब देता है, गुस्से में सामान उठाकर फेंक देता है, फिर मार खाएगा तो रोता है, बैठ के माफी मांगता है। पहले स्कूल से फोन आता था कि बच्चा बहुत अच्छा है, अब फोन आता है कि इसकी शिकायत करने के लिए। बहुत मस्तीखोर है, छेड़ाछाड़ी करता है। जैसे ही इसका छोटा भाई जब इसके साथ बैठेगा तो पहले यही उसको परेशान करेगा, छेड़ेगा, यानी पहले उंगली करेगा। जैसे वो बाथरूम में जाएगा तो बाहर से कड़ी बंद कर देगा, वो बाथरूम में गया तो बाहर से लाइट बंद करके भाग जाएगा। तो इस तरह की हरकतें करता है। बहनों के बर्थडे के लिए पैसे जमा करेगा, 8 दिन पहले से ही सरप्राइज पार्टी प्लान करेगा। इसको जानवर बहुत पसंद है, इसको कुर्बानी देते हैं वो अच्छा नहीं लगता। मार से बहुत डरता है, अपने पापा से डरता है, और अगर पापा है घर पे तो पूरा दिन एकदम अच्छा बच्चा बन के रहेगा। इसको एग्स, चॉकलेट, चोकोज, फ्रूट्स, स्वीट्स, पाइनएप्पल, आइसक्रीम, ये सब बहुत पसंद है, अच्छे से खाता है। फिर इसकी सिस्टर से इसका ओपिनियन पूछा। सिस्टर ने बताया कि इसको घूमना बहुत पसंद। कितना भी बीमार होगा, कैसा भी होगा, अगर घूमने जाने बोल दो तो तुरंत रेडी हो जाएगा, और सबको छेड़ता बहुत है। तो वो अगेन सिस्टर ने कंफर्म कर दिया। अब इन सब में हमको रूब्रिक क्या मिलता है? तो ये रूब्रिक्स है। सबसे पहले हमको क्या मिला? मदर, इन इसकी जो नानी थी वो एक्सपायर हो गई थी, यानी मदर को सदमा लगा। दैट इज एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ। 7 दिन, 4-5 दिन तक तो ये खाना भी नहीं खाई, तो देर इज एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ। फिर इसको जानवर बहुत पसंद है, यहाँ तक कि दे आर फ्रॉम मुस्लिम फैमिली। तो जब ईद वगैरह में कभी कुर्बानी देते हैं तो वो उसको पसंद नहीं। तो दिस इंडिकेट्स कि ही हैज लव फॉर एनिमल्स। तो हमारा जो सेकंड रूब्रिक है वो है एनिमल्स, लव फॉर एनिमल्स। थर्ड रूब्रिक है मलिशियस। मलिशियस का मतलब होता है दूसरों को छेड़ना या दूसरों को परेशान करके मजा करना, दूसरों को परेशान करके अपना आनंद उठाना उस चीज का। तो अपने बच्चों को, जैसे अपने छोटे भाई को कड़ी बंद कर देता है, लाइट बंद कर देता है, तो ये सब मलिशियस एक्टिविटी है। स्कूल से फोन आता है कि बहुत मस्तीखोर है, सिस्टर भी बोलती है कि बहुत मस्तीखोर है, और उसकी एक्टिविटीज हम देख ही रहे। तो मिस्चीवियस, मस्तीखोर के लिए रूब्रिक है मिस्चीवियस। सुनता नहीं है। माँ ने जब पहला स्टेटमेंट बोला तो ही कहा कि चिड़चिड़ा जाता है, सुनता नहीं है। सुनता नहीं मतलब जिद्दी स्वभाव का है। तो अगेन रूब्रिक आता है माइंड ऑब्स्टिनेट। फिर इसको घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो रूब्रिक है ट्रैवलिंग डिजायर फॉर। फिर हमने क्या देखा कि उसका जो थाइज है वो बहुत ही इमेसिएट होता जा रहा है, तो हमने एक रूब्रिक लिया एक्सट्रीमिटीज इमेसिएशन लोअर लिम्स। फिर चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट डिजायर्स, फूड एंड ड्रिंक्स चॉकलेट डिजायर्स। उसको एग्स बहुत पसंद है तो जनरल्स फूड एंड ड्रिंक्स एग्स डिजायर। फिर फ्रूट्स बहुत पसंद है तो जनरल्स फूड एंड ड्रिंक्स फ्रूट डिजायर। फिर हमने लिया जनरल्स फूड एंड ड्रिंक्स आइसक्रीम डिजायर। और लास्ट में हमने जो रूब्रिक लिया वो है जनरल्स डिस्ट्रोफी मसल्स ऑफ। जनरल्स डिस्ट्रोफी मसल्स ऑफ। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया, सेकंड मेडिसिन है फास्फोरस, थर्ड मेडिसिन है ट्यूबरक्लिन। आप अगर समझो इस बात को, ये कैलकेरिया या फास्फोरस या ट्यूबरक्लिनम, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ट्यूबरकुलर माइजम के रेमेडीज है। और ये जो पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स मिले हैं ये सब ट्रैवलिंग डिजायर, आइसक्रीम डिजायर, फ्रूट्स डिजायर, लव फॉर एनिमल्स, ये सब ट्यूबरकुलर फीचर्स है, यानी ट्यूबरकुलर माइजम के फीचर्स। तो अब हमारा मेडिसिन जो होगा वो कैलकेरिया, फॉस्फोरस, ट्यूबरक्लिनम या कोई एक ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए जो जो ट्यूबरकुलर माइजम को रिप्रेजेंट करता हो। साथ ही साथ ये मसल्स के ऊपर ज्यादा काम करता हो, मसल्स के ऊपर ज्यादा वो वर्क करता हो, जो मसल्स के अंदर फ्लैबीनेस नहीं,
वहां पर क्या लाना चाहिए, वहां पर इमैसिएशन लाना चाहिए। तब इमैसिएशन लाना वाला कौन सा है, फॉस्फोरस है, ट्यूबरकुलिनम है, और यहाँ पर आप देखेंगे 10वें नंबर पर कैलकेरिया फॉस है। ये सब इमैसिएशन लाने वाले। इसमें भी आप देखेंगे तो मसल डिस्ट्रोफी ऑफ मसल्स में कैलकेरिया फॉस सबसे ज्यादा उसका असर हमको देखने को मिलता है। तो कैलकेरिया फॉस सबसे ज्यादा हमको मस्कुलर डिस्ट्रोफी में हमको काम में आते हुए दिखता है। पुराने केसेस भी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कैलकेरिया फॉस का जिक्र आता है। प्लस कैलकेरिया फॉस लीन थीन होता है। कैलकेरिया फॉस को क्या कहते हैं, दुबला पतला होगा, उसके अंदर इमैसिएशन हमको ज्यादा देखने को मिलता है। जितने भी कैलकेरियाज हैं उन सभी कैलकेरियाज में और कैलकेरिया फॉस में यही डिफरेंस है कि कैलकेरिया कार्ब मोटा होता है और कैलकेरिया फॉस बहुत ही दुबला पतला होता है, लंबा छरहरा होता है और मसल्स को इमैसिएट करता है, लीन थिन करवाता है। तो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन था दैट वाज कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस 200 दिया गया। उसके बाद कई फॉलोअप्स हुए। अभी लास्ट जो हमने दिया था दैट वाज कैलकेरिया फॉस 10 है। उसके बाद का रिजल्ट देखते हैं। जो पहला रिपोर्ट था वो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास सेकंड रिपोर्ट है। फर्स्ट रिपोर्ट समवेयर अराउंड 2017 का था, जिसमें ये सीपीके 46,000 के आसपास कुछ था। आफ्टर कैलकेरिया फॉस इट केम डाउन टू 12,906। आफ्टर कैलकेरिया फॉस इट केम डाउन टू 12,986। और आप देख सकते हैं उसका नॉर्मल लेवल क्या है। नॉर्मल लेवल है 32 टू 294 यूनिट्स का होना चाहिए, जो 46,000 था अभी समवेयर अराउंड 13,000। लास्ट जो उसका रिपोर्ट आया है दैट इज 493। ये हमने शायद 2000 अभी 21 में किया था, मई में। ये आया है 493, विच इज वेरी नियर टू दिस नॉर्मल वैल्यू। और ये बिल्कुल आशा है कि आने वाला जो रिपोर्ट होगा वो इससे भी कम आएगा। तो अगर कंपेयर करें डेट वाइज, 4 नवंबर 2018 को इट वाज समवेयर अराउंड 13,000 और अभी इट इज 493 इन ऑन 25th ऑफ मई 2021। तो जो हमारे जो मेडिसिन है, हमारा जो एक तरीका है इन्वेस्टिगेट करने का, आप देखेंगे उसमें जो इस तरह के इनक्यूरेबल केसेस होते हैं उनके लिए भी स्कोप होता है। तो ये केस मैं यहाँ पर ही एंड करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।